आलोक को उन परिस्थितियों में सरला से उस दिन विवाह करना पड़ा। भले ही उसका आकर्षण भी कोई कम नहीं था सरला के लिए, लेकिन उस समय में भी ना कहने का आशय उस परिवार का टूट जाना था। ठीक उसी तरह वह तो पूरा मन बनाकर वंशिका को सब सच बता देना चाहता था, भले ही बुझे मन से, लेकिन उसके पिता की ऐसी स्थिति और उसकी अंतिम इच्छा। ऐसी स्थिति में उसके सरल हृदय से लिया गया निर्णय भले ही गलत हो, लेकिन परिस्थितियों का रचा हुआ जाल अवश्य है, जिसमें फंसकर बड़े से बड़ा समझदार व्यक्ति भी मजबूर हो जाता। वही निर्णय लेने के लिए जो उसने लिया, तब भी उसने दोबारा फिर प्रयास किया, लेकिन किस्मत ने फिर एक बार एक नया खेल रच वंशिका की मां की मौत को सामने रख दिया। अब कहीं गलती से भी उसने ऐसा कुछ करने का प्रयास भी किया तो वंशिका नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं, चाहे जो भी हो, वह उन बच्चों का एकमात्र सहारा छीनने का अपराधी नहीं बन सकता। अब यह मेरी मजबूरी है तो मजबूरी ही सही, लेकिन मैं दोहरी जिंदगी जीने के लिए विवश हूं। जब तक मेरे बस में होगा तब तक मैं इसे निभाता रहूंगा। शायद आगे चलकर ईश्वर को कुछ तरस आए और एक नया समाधान मिल जाए, लेकिन वर्तमान में यही उचित है कि सरला और वंशिका को एक दूसरे का परिचय ना दिया जाए। वह जहां तक हो सके अपने धर्म का पालन करता रहे। शायद सामे के लिए भी दूसरा उपाय दे पाना अभी संभव नहीं था, इसलिए उसने भी मौन स्वीकृति प्रदान की। तुम ही बताओ सामे, हम घर तो लौट रहे हैं क्योंकि पिताजी ने बुलावा भेजा है, लेकिन न जाने क्यों आज पहली बार गांव लौटते हुए खुशी की जगह दिल की धड़कनें तेज हो रही है। पहले सबसे मिलने की खुशी होती थी, लेकिन आज उनसे नज़र मिलाने का साहस नहीं जुटा पा रहा हूँ। खासकर सरला से मिलने पर क्या कहूँगा यही सोच रहा हूँ। समझ ही नहीं आता कि भला वे कैसे और किस तरह धीरे धीरे यह बात बता पाऊँ कि मजबूरी ही में किया गया। दूसरा विवाह कोई गुनाह नहीं, वरन जिंदगी के लिए एक समझौता भी हो सकता है। सामे पता नहीं मन में एक अजीब सी उथल पुथल सी चल रही है। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, और धड़कनें भी तेज हो रही है। एक अजीब सा डर बना हुआ है मन में, जैसे कि मैं कोई बड़ा सा गुनाह किया हो। लेकिन सामे तुम ही बताओ, मजबूरी में किया गया दूसरा विवाह कोई गुनाह तो नहीं। जिंदगी के लिए समझौता भी हो सकता है। समझौता? फिर आलोक एक बार फिर से कहना। किसी अनजान से विवाह करना समझौता हो सकता है, लेकिन तुमने जो अपनी पसंदीदा लड़की से सब कुछ जानते हुए जानबूझकर परिस्थितियों की आड़ में बिना उसे सच बताएं सबसे छिपकर दूसरा विवाह किया और मुझे समझौता कहते हो। कम से कम मुझे तो समझाने का प्रयास मत करो, जिसे एक पल भर भी आमने सामने रहकर सलाह लेना उचित नहीं समझा। ये बात एक बार ही नहीं, पूरी जिंदगी दोहराऊंगा। आलोक, तुम्हें याद दिलाऊंगा कि किस तरह तुमने मेरे ही सामने मुझसे बिना पूछे जिंदगी के वह फैसले लिए जब हर पल मेरी राय अवश्य तुम्हें लेनी चाहिए थी, और आज मुझे समझौता बताते हो। आलोक, तुम यह मत समझना कि मेरा गुस्सा शांत हो गया। मेरा ये गुस्सा तो कभी शांत नहीं होगा, क्योंकि तुमने जो काम किया है वह भी बिना मुझसे राय लिए बिना। उसके लिए मैं तुम्हें सारी जिंदगी दोषी ठहराऊंगा। आलोक, तुम दोषी भी हो जिसे तुम समझौता की बात कह रहे हो। जरा अपने मन से पूछना, क्या वह गुनाह है या समझौता है? कहते हुए सामे आलोक की ओर देखने लगा। मिस्टर आलोक कुमार, तुमने मुझे एक ड्राइवर बना रखा था उन 15 दिनों में। वह तो मैंने दोस्ती का लिहाज रखा, वरना तुम्हें बताता कि सामे क्या कर सकता है। अभी भी सुन लो आलोक, अब कोई गलती ऐसी मत करना कि कोई बवाल हो। अगर शांतिपूर्वक और प्यार से समझा सको तो उचित अवसर देख, सिर्फ और सिर्फ पहले सरला को समझाना, वह भी उसकी मनोदशा देख। हाँ, लेकिन सावधान, कभी भी यह सोचने की गलती मत करना कि कोई स्त्री इस बात को इतना आसानी से स्वीकार कर लेगी, चाहे वह तुमसे ना दर्शाए। लेकिन ये जानने के पश्चात उसके मन की अवस्था सिर्फ वही जान पाएगी, क्योंकि आज तक इस इंसान में नटखट नागर के अलावा स्त्री मन की मनोदशा को समझने का सामर्थ्य किसी में नहीं रहा। भले ही यह संसार कुछ भी कह ले, लेकिन कभी भी कोई स्त्री पूर्ण मन से अपने पति में बंटवारा नहीं कर सकती, क्योंकि उसके लिए उसकी संपूर्ण संपत्ति सिर्फ और सिर्फ उसका पति होता है। उसके पति की धन दौलत से उसका कोई लेना देना नहीं। एक स्त्री इस दुनिया में सब कुछ खुशी खुशी त्याग दे, वह उसके पति के बदले में। जब भी तुम्हें ऐसा लगे कि नहीं, बहुत अच्छा माहौल है और पत्नी से यह बात करना सहज होगा, तब समझ लेना कि वही सबसे खतरनाक समय है अपनी बात रखने का, क्योंकि उस समय स्त्री पूर्ण भावनाओं से और अपने पति पर अभिमान करने की स्थिति में होती है। वह सामाजिक समारोह में अपने परिवार के सामने सहेली रिश्तेदारों के समक्ष अपने पति का गुणगान नहीं कर दिया, अपितु वह अभिमान प्रदर्शित करती है। उस समय वह किसी के भी मुंह से तुम्हारे खिलाफ एक शब्द भी सुनना पसंद नहीं करेगी, ये जानते हुए भी कि सच में वह अवगुण तुम में है। वह इसे सामान्य बताएगी, तुम्हारी बड़ी से बड़ी हरकत को वह इतना तो चलता है कहकर टाल देगी, भले ही उसे खुद उस समय तुम्हारी उस हरकत से कितना ही दुख पहुंचा हो। यदि उसे अभिमानी हृदय को तुमने उस समय ये सोचकर ठेस पहुंचाया कि यह समय अच्छा है, तो वह तुम्हारी सबसे बड़ी भूल होगी, क्योंकि यदि किसी का स्वाभिमान टूटे तो वह बर्दाश्त कर जाएगा, लेकिन जब उसका किसी के प्रति अभिमान टूटता है तो वह बिखर कर रह जाता है। फिर उसे खुद अस्तित्व की भी परवाह नहीं होती।
वह जमाने से क्या खुद से भी नज़र नहीं मिला पाएगी। खासकर आलोक, जिन परिस्थितियों में तुमने सरला से शादी की है वह तो तुम्हें दोषी भी नहीं ठहरा सकती, लेकिन तुम्हारी एक हरकत से वह पूरी उम्र यह सोचने पर मजबूर हो जाएगी कि तुमने उस परिस्थिति में उसकी मदद करने के लिए उससे शादी की। उससे तुम्हें कभी प्यार था ही नहीं, और जिन दिन उसके मन में यह बात घर करेगी तब समझ लेना कि तुम सिर्फ सरला के उलझे सवालों, उसके अधूरे मन को सिर्फ और सिर्फ एक समर्पित भाव के रूप में देख पाओगे। वास्तव में स्त्री में जो एक विशेष गुण होता है वो उसे पुरुषों से बहुत आगे ले जाए। वो गुण उसमें होता है समर्पण का। औरत पुरुष की अपेक्षा थोड़ी भूली होती है। एक बार वो समर्पित हो गई किसी चीज़ के प्रति तो समर्पित रहती हैं। ये बड़ी बात है। इस गुण के कारण वो किसी भी काम में बहुत आगे जा सकती हैं, क्योंकि निष्ठा से करती है काम। मैंने देखा है जितनी निष्ठा से एक लड़की काम करती हो उतनी निष्ठा से लड़के को करना मुश्किल पड़ता है। उन्हें अपने जीवन में सम्मान मिलना चाहिए, चाहे वह उनके परिवार के द्वारा हो या समाज के द्वारा या उसके पति के द्वारा। वास्तविक सरला का अस्तित्व तो तुम्हारे उस सच को उसके साथ ही समाप्त हो जाएगा जो उसकी सोच से बहुत परे हैं। तुम ही बताओ आलोक, यदि आज अचानक घर पहुंचने पर तुम्हें सरला बहुत खुश दिखे और उसका कारण बताते हुए यदि वह एक बार भी कह दे कि उसका कोई पुराना मित्र मिलने आया था, तो तुम्हारा चेहरा ना जाने कितने दिनों तक उतरा रहेगा। अनेकों सवाल तुम्हारे दिल में उतर आएंगे। जाने क्या क्या प्रतिक्रिया तुम्हारी बदल जाएगी। फिर भले ही वह खुद तुम्हारा कितना ही करीबी क्यों ना हो। यदि तुम बचपन से उन दोनों को ही जानते हो फिर भी अपनी पत्नी की एक मुस्कान की वजह तक किसी दूसरे को नहीं सोच सकते, तब तो तुम अपनी पत्नी के सामने पूरी उम्र के लिए उसके समकक्ष किसी दूसरे को लाकर रखने की बात करते हो। तब भला वह कैसे बर्दाश्त कर लेंगी। सोच समझकर निर्णय लेना। दोबारा ये बात नहीं दोहराऊंगा। आज सामने किसी सारथी कृष्ण की तरह आलोक को अर्जुन समझ ऐसे इतनी गंभीरता से समझा रहा था जिसको बयां करना असंभव सा था। वास्तव में यह उसकी सच्ची मित्रता का प्रमाण ही था जिसे सिद्ध करने की उसे आवश्यकता नहीं। बस सवाल यह उठता है कि आलोक उस स्थिति से अनजान है जो वहां पहुंचकर उसके सामने प्रकट होने वाली है। बातें करते हुए ना जाने कब घर आ गया, पता ही ना लगा। घर पहुंचते ही आलोक बड़ी झिझक के साथ लेकिन हिम्मत बांध अपने चेहरे पर वही उत्सुकता और मुस्कान ले जैसे ही घुसा तो देखकर दंग रह गया, क्योंकि एक विशेष पंचायत वहां जमी हुई थी। पहली दफा तो वह ये देखकर घबरा गया क्योंकि गांव के पंच और गणमान्य नागरिक जो पंचायत में उपस्थित होते हैं वे सभी एकत्रित थे। आलोक ने घबराकर सामे की ओर देखा। उसे ऐसा लगा जैसे सामे ने पहले से सब कुछ बता रखा है। ये पंचायत उसी के लिए बुलाई गई है। उसने सभी को प्रमाण किया। उसे देख सभी प्रसन्नचित हुए। सब ने आलोक को बैठने का कहा, तब कहीं वह सामान्य हुआ। वास्तव में पंचायत चल रही थी। उसके ही गांव का एक व्यक्ति जिसने अपनी पहली पत्नी के होते हुए दूसरी पत्नी को विवाह कर ले आया था। इस विषय में यह विवाद चल रहा था कि अब क्या किया जाए। सभी ने अपने अपने तर्क रखे। जहां आलोक के पिताजी ने जोर शोर से उसे गुनहगार ठहराया और उसे कठोर सजा देने की बात कही, लेकिन आश्चर्य की बात तो यह थी कि निर्णय लेने का अधिकार रखने वाले रिवाराम जी गंभीरतापूर्वक सभी विषय को सुन रहे थे। वह रह रहकर जब आलोक की ओर देखते तब आलोक अपराध बोध के कारण उनसे नजर ना मिला पाता। आलोक को ऐसा लगता जैसे जवाब उन्हें से मांगा जा रहा है। वह खुद दोषी बनकर उस व्यक्ति की जगह बैठा है, क्योंकि अपराध तो लगभग दोनों का एक ही था। इसलिए वह और सामे शांतिपूर्वक हर व्यक्ति की प्रतिक्रिया को बड़ी उत्सुकतापूर्वक देख रहे थे। लेकिन इसी बीच पटेल साहब ने सबको शांत करते हुए कहा, काफी दिनों बाद इस घर का दामाद आया है। पंचायत बेसिक यहाँ है, लेकिन फैसले स्थिर होकर लिए जाए। अच्छा आलोक, तुम ही बताओ क्या होना चाहिए इस स्थिति में। इतने बड़े व्यापार को चलाते हुए कभी ना कभी तो ऐसी स्थिति कभी किसी श्रमिक की आ ही जाती है। तुम क्या फैसला लोगों ऐसे समय में। आलोक जवाब देता भी तो क्या, कुछ ना बोल सका। लेकिन बीच में ही रिवाराम जी ने बात को काटते हुए कहा, जो कानूनी दस्तावेज करेंगे और जो स्थिति प्रकट होगी उसी के आधार पर निर्णय लिया जाएगा। भला अभी वह बालक क्या समझेगा इन सब बातों का। ये बात हालांकि पटेल साहब को अटपटी लगी, क्योंकि आज तक कभी रिवाराम जी ने उनकी बात को बीच में नहीं काटा। लेकिन कोई खास वजह समझकर या दामाद के प्रति उनका प्यार समझ मुस्कुराकर उसे बात को टाल दिया। सुनवाई लगातार रखी और वे खुद अपनी जिंदगी के अनुभव के आधार पर सबकी प्रतिक्रिया को ध्यानपूर्वक देख रहे थे, जैसे वो किसी अन्य वास्तविकता को जानने का प्रयास कर रहे हैं। मैं नहीं मानता कि कोई भी ऐसी परिस्थिति आ सकती है जो किसी पुरुष को यह अधिकार दे कि वह अपनी पत्नी के होते हुए किसी का विचार भी करें, जब तक कि कोई विशेष परिस्थिति ना हो। इस विषय में स्वयं पत्नी हस्तक्षेप कर दूसरे विवाह के लिए प्रस्ताव दें, तब भी दूसरे जीवनसाथी का चुनाव, उसकी परीक्षा और विवाह की संपूर्ण जानकारी पहली पत्नी के पास होनी चाहिए, क्योंकि एक पत्नी ऐसा निर्णय बड़ी ही विपरीत परिस्थिति में लेंगे। ऐसे समय में उसे मानसिक शांति और उसके आत्मसम्मान को बढ़ाने के लिए इन सभी प्रतिक्रियाओं में शामिल करना अनिवार्य है, जिससे उसका आत्मस्वाभिमान बना रहे, उसे कभी भी अपने निर्णय पर आशंका न हो।
उसे यह अधिकार है कि वह किसी भी समय दिए गए निर्णय को विवाह निश्चित होने के पूर्व बदलने के लिए पूर्ण स्वतंत्र हो, ताकि दूसरी स्त्री का भी सम्मान बना रहे। इस तरह चोरी छिपे बिना उसे बताएं विवाह कर दूसरी पत्नी को लाना कतई उचित नहीं। ऐसा करना यदि दूसरी पत्नी की जानकारी में है, तब उसे भी बराबरी का दोषी माना जाएगा। इसी बीच नवल किशोर जी के पुरजोर विरोध को सुन रिवाराम जी ने उन्हें इशारा कर शांत रहने को कहा। ना जाने क्यों आलोक को बड़ा अजीब लगा। फिर उन्होंने सभी बातें सुनने के पश्चात शांतिपूर्वक अपना फैसला सर्वसम्मति से सुनाते हुए कहा, जो हुआ उसे बदला नहीं जा सकता। कि क्या परिस्थितियां उस समय उत्पन्न हुई, उसका आंकलन हम महज कुछ शब्दों में सुनकर नहीं लगा सकते, क्योंकि शब्दों से भाव और परिस्थितियां बयां नहीं की जा सकती। ये कटु सत्य है। तब फिर सिर्फ हमारा एक तरफा फैसला इस विषय में सुनना हानिकारक हो सकता है, क्योंकि अब चाहे जो हो, यह एक कटु सत्य है कि इसकी दोनों ही पत्नियां इसके और इसकी संपत्ति पर बराबर का हक रखती है। खुद की संपत्ति और खुद के बंटवारे का दोषी यह स्वयं है। लेकिन स्त्री भाव किसी भी प्रकार के बंटवारे को स्वीकार नहीं करती। वह यदि खुद को पूर्ण भाव से समर्पित करती है, तो पूर्ण समर्पण की भी उम्मीद करती है। ऐसे समय में यही उचित होगा कि यह एक समय में किसी एक पत्नी के साथ ही रहे, पूरी श्रद्धा के साथ और पूर्ण समर्पण में, दोनों के बीच बिना कोई भेदभाव के। ये निर्णय में मैं श्री कृष्ण जी के उस निर्णय को आधार बनाकर बोल रहा हूँ, जिसमें उन्होंने 5 पांडवों की समस्या जो द्रौपदी के बंटवारे की बात सुन उत्पन्न हुई थी। उनके निर्णय में साफ कहा गया था कि एक समय में किसी एक का ही परम धर्म माना जाएगा। गलती से भी किसी दूसरे का हस्तक्षेप या विचार आना धर्म कहलाएगा। इसलिए मेरी तरफ से यह निर्णय है, दोनों पत्नियां बारी बारी से निर्धारित समय जो उनकी मर्जी से निश्चित किया जाए, एक निश्चित अंतराल में उनके साथ रहेगी। ये बिना किसी भेदभाव के पूर्ण समाज के साथ उनके साथ समान व्यवहार करेगा, दोनों को ही समान अधिकार प्राप्त करेगा, व्यवहार में भी और संपत्ति में भी। इसके अलावा और कुछ नहीं कहा जा सकता। हम सिर्फ निर्णय ले सकते हैं, इसे पालन न करने की सजा इसे खुद व्यवहारिक जीवन में मिल जाएगी। कहते हुए उन्होंने अपना वक्तव्य समाप्त किया। सभी ने उसमें सर्वसम्मति जताई। आलोक ने ऐसा निर्णय सुन मन में संतोष किया कि शुक्र है निर्णय उसके पक्ष में, वरना दोनों ही स्त्रियां इसके अतिरिक्त किसी भी निर्णय पर अपमानित होती, साथ ही साथ उनका जीवन दुभर हो जाता। सभा समाप्त हुई। कुशलक्षेम के पश्चात सब कुछ भूल आलोक सरला से मिला। सरला से मिलने के बाद आलोक को उसके गर्भवती होने की सूचना मिली। सारा परिवार यह खबर सुन खुशी से झूम उठा। सब ने मिलकर खुशियां मनाई। आलोक और सरला को अनेक बधाइयां मिली। सब ने उपहार दिए, लेकिन इस बीच आलोक के मन की एकाग्रता न जाने कब बीच बीच में भंग हो जाती। कहानी अभी जारी है। इसका अगला भाग जल्द ही अपलोड करेंगे। जब तक आप कहानी के साथ बने रहे, धन्यवाद।